लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 5। मेरे पिता कौरवराज धृतराष्ट्र के रथ के राजसारथी थे। वे अधिकतर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में ही रहा करते थे। वह नगर तो बहुत दूर था। कभी कभी वे वहां से एक बड़ा सा रथ लेकर चंपा नगरी में आते थे। उस समय मेरे और शोण के उत्साह का रूप कुछ और ही होता था। जैसे ही पर्णकुटी के द्वार पर रथ खड़ा होता था, शोण उसमें कूद पड़ता और घोड़ों की बलगाएं पिताजी के हाथों से हठात अपने हाथों में लेकर जोर से मुझको पुकारता, वसु भैया जल्दी आ, चलो हम गंगा के किनारे से सीप ले आए। उसकी पुकार सुनकर मैं अपूप खाना वैसे ही छोड़कर पर्णकुटी से बाहर आता। फिर हम दोनों मिलकर पिताजी के रथ में बैठकर वायु वेग से नगर के बाहर गंगा के किनारे की ओर जाते। हल्के पीले रंग के वे 5 घोड़े अपने पुष्ट पूंछों के बालों को फुलाकर कान खड़े कर स्वच्छंद उछलते जाते। उनको संयत करते करते बालक शोण एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता। ऊपर के दांतों से नीचे का होठ जोर से चबाता हुआ वह उनको संयत कर रास्तों के मोड़ों पर सफाई से निकालने का व्यर्थ प्रयत्न करता और अंत में थक कर सहायता के लिए मुझको बुलाता। उसके हाथों पर बलगांव के चिन्ह अंकित हो जाते। उस समय उसकी आवाज इतनी मृदु हो जाती कि मुझको उससे विलक्षण प्रेम होने लगता। फिर मैं उसके हाथों से बलगाए अपने हाथ में ले लेता। वह प्रतोद का दंड उल्टा कर घोड़ों के अयाल तितर बितर कर देता। हाह हाह कहकर उनको दौड़ाने के लिए प्रतोद के डंडे से जब वह मारता, तब घोड़े चेत कर पहले की अपेक्षा और अधिक तेज दौड़ने लगते। अपने मन की सी हो गई है, यह देखकर शोण आनंदातिरेक से तालियां बजाकर मुझको उत्साहित करता और फिर बातों ही बातों में हम दोनों लगभग आधा योजन की दूरी पार कर गंगा माता के किनारे पर आकर रुकते। शोण झट से रथ से कूदकर हरिण की तरह चौकड़ी भरता हुआ किनारे की ओर दौड़ जाता। उसके छोटे छोटे पैरों की एक लंबी पंक्ति किनारे की आर्द्र बालू में अंकित दिखाई पड़ने लगती, लेकिन मैं उसी तरह बैठा रहता जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हों और मैं रथ से एकदम उस पानी की ओर देखता रहता। अकारण ही मुझको लगता कि अवश्य ही इस पानी से मेरा कुछ संबंध है जो कहा नहीं जा सकता। उसी क्षण दूसरा विचार आता, छी, भला पानी से मनुष्य का क्या नाता हो सकता है। प्यास से व्याकुल प्राणी को क्षण भर की तृप्ति प्रदान करने वाला एक साधन मात्र है वह। हाथ से छूट कर बलगाएं न जाने कब नीचे गिर पड़ती। अपनी छोटी छोटी आंखों से मैं उस पात्र को यथाशक्ति गटागट पी लेता। उस समय मेरी इच्छा होती कि यदि मेरे संपूर्ण शरीर में आंखें होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी तंद्रा से तब जागृत होता जब शोण प्रश्न करने लगता। अनेक रंग की सीपियां मिल जाने के कारण उसके पैर धरती पर नहीं रहते। वह मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर देता। भैया, ये सीपियां क्या पानी से ही बनती हैं रे? हाँ, इतने से उसका समाधान न होता। वह फिर पूछता, फिर तो इन पर ये सारे रंग पानी ने ही किए होंगे ना? हाँ, तो फिर पानी में ये रंग क्यों नहीं दिखाई पड़ते? उसके प्रश्न का उत्तर देना कभी कभी मैं टाल देता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उसके पास अवश्य तैयार होगा। और सच पूछो तो कभी कभी उसके प्रश्न का उत्तर मुझे भी ज्ञात नहीं होता था। चल, हम दोनों को बहुत देर हो गई है, यह कहकर मैं उसके मस्तिष्क से उन प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न करता। फिर हम दोनों लौट आते। आते समय संध्या हो जाने के कारण शेन, कोकिल, कपोत, भारद्वाज, पत्ररथ, क्रौंच आदि अनेक पंछियों के झुंड चित्र विचित्र आवाजें करते हुए धूम मचाते नीड़ों की ओर लौटते हुए हमको दिखाई देते। रथ नीड़ से बाहर झांककर उन झुंडों की ओर एकटक देखता हुआ शोण मुझसे अनेक प्रश्न पूछता, लेकिन उस समय मेरा ध्यान उसकी ओर बिल्कुल नहीं होता था। उस समय सूर्य देव पश्चिम की ओर स्थित 2 अत्युच्च पर्वतों के पीछे प्रवेश कर रहे होते थे। दिन भर अविरत दौड़ने पर भी
उनके रथ के घोड़े जरा भी थके हुए नहीं होते थे। वे दो पर्वत मुझको उनके प्रासाद के विशाल द्वार पर खड़े हुए दो द्वारपाल से लगते थे। उस तेज पुंज बिंब की ओर देखने पर मेरे मन में न जाने क्यों एक अजीब सी व्याकुलता उठने लगती। अब क्षण भर में ही वह तेज पुंज हमारी दृष्टि की ओट में हो जाएगा। इस कल्पना से ही वियोग की एक प्रचंड लहर अकारण ही मेरी नस नस में फैल जाती। मैं एकटक उस बिंब की ओर देखता रहता। शोर मुझको जोर से झकझोर कर आकाश में शोर मचाता जाता हुआ गरुड़ पक्षियों का झुंड दिखाता। मैं क्षण भर उस विशालकाय वन्य पक्षियों की ओर देखता। अन्य समस्त पक्षियों की अपेक्षा ये बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए जाते थे। शोण पूछता, भैया ये कौन से पक्षी हैं रे? गरुड़, सभी पक्षियों के राजा। भैया तू जाएगा क्या रे इन गरुड़ों की तरह? खूब खूब ऊंचा? वह अनर्गल प्रश्न पूछता। पगले, मैं क्या पंछी हूं जो ऊंचा जाऊंगा? ना सही पक्षी, अभी थोड़ी देर पहले इतने तेज दौड़ते हुए घोड़े कैसे संभाल लिए थे तूने? अच्छा भाई, मैं जाऊंगा गरुड़ की तरह, खूब ऊंचा, इतना ऊंचा कि तू कभी देख नहीं पाएगा। बस अब ठीक है ना? इस उत्तर से वह संतुष्ट हो जाता। मेरे प्रति आदर का एक स्निग्ध भाव उसकी आंखों में स्पष्ट झलकने लगता। मैं पुनः पश्चिमी क्षितिज की ओर देखने लगता और अंत में मैं ही उससे एक प्रश्न पूछता। शोण, यह सूर्य बिंब देख रहे हो? उस बिंब की ओर देखने पर क्या अनुभव कर रहे हो तुम? मुझे लगता कि वह क्षण भर ध्यान से उस बिंब की ओर देखेगा, जैसा मुझको लगता है उसी तरह की कोई बात अपने शब्दों में कहेगा। लेकिन जैसे ही वह सूर्य बिंब की ओर देखने लगता, उसकी नन्ही नन्ही आंखें उस तेज से एकदम मिच जाती और फिर थोड़ी देर बाद आंखें मीड़ता हुआ मेरे कानों की ओर देखकर वह जल्दी जल्दी कहता, तेरे चेहरे जैसा लगता है वह वसु भैया। मैं अपने कानों से हाथ लगाता। दो मांसल कुंडल हाथ में आ जाते। कहते हैं कि ये मेरे जन्म से ही हैं। शोण की शिकायत शुरू हो जाती। तुझ पर ही माँ का प्यार अधिक है भैया, देख ले, इसीलिए उसने तुझको ही ये कुंडल दिए हैं। मेरे पास कहाँ है कुंडल? उसके इन उद्गारों से मैं थोड़ी देर के लिए विचार मग्न हो जाता। पश्चिम की ओर आंखों से ओझल होते हुए उस तेजस्वी बिंब की ओर मैं फिर एक बार ध्यान पूर्वक देखता। मेरे छोटे से मन में भावों का तूफान सा आ जाता। एक हाथ से घोड़ों की वल्गाएं संभालता हुआ शोण की दृष्टि बचाकर आंखों से ओझल होने वाले उस तेज को मैं दूसरे हाथ से विदाई देता। मन में एक और ही तरह की व्याकुलता होने लगती। ऐसा लगने लगता जैसे अपने पास से कोई वस्तु अब दूर दूर जा रही हो। आवेश में मैं हाथ में लगे प्रतोद का प्रहार घोड़े की पीठ पर करने लगता। अपने खुर उछालकर रास्ते पर धूल उड़ाते हुए वे हिनहिनाते हुए वायु वेग से उड़ने लगते। पास बैठा हुआ शोण, दौड़ते हुए घोड़े, पीछे छूटते जाते अशोक, ताल, किंशुक, मधुक, पाटल, तमाल, कदम्ब, शाल, सप्तपर्ण आदि के ऊंचे ऊंचे घने पत्तों वाले वृक्ष, इनमें से किसी का भी मुझको भान नहीं रहता। केवल सामने का पीछे भागता हुआ मार्ग और उसके मोड़, बस यही दिखाई देते। मेरे मन में एक विचार कौंध जाता। पीछे छूटते हुए इन रास्तों के साथ साथ मैं प्रकाश के साम्राज्य से किसी अंधकारमय भयानक समुद्र की ओर खींचा चला जा रहा हूं। ऐसा लगता कि अब रात के 12 घंटे ऐसे ही एकाकीपन में बीतेंगे। पर्णकुटी में आते ही शोण अपनी रंग बिरंगी सीपियों की कमाई को बड़े उत्साह से माँ को दिखाता। उसकी सराहना करती हुई माँ मुझसे पूछती, वसु तू क्या लाया है रे? पहले तो मैं एकदम घबरा जाता, तक्षण कोई उत्तर ही न सूझता, क्योंकि मैं तो कुछ लाता ही नहीं था। फिर जैसे तैसे अपने को संभाल कर मैं कहता, मैं शोण को वापस लाया हूँ, यही बहुत समझो माँ। अरे नहीं तो यह रात भर सीपियां इकट्ठी करता हुआ वहीं बैठा रहता। वाह वाह, तू लाया है मुझको? अरे मैं ही लाया हूँ इसे लौटाकर, नहीं तो यहीं वहां बैठा रह जाता प्रातः काल तक उस सूर्य बिंब की राह देखता हुआ। शोण अपना सिर हिलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता। माँ मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगती। मेरे चेहरे की ओर वह इतने ध्यान से क्यों देखती थी,
यह मेरी समझ में नहीं आता था। मैं वहां से एकदम बाहर चला जाता।